शुरू करते हैं। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात समझ में आई है नहीं? मेरे को ये बताओ, इसका मतलब ये कि ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? बी का मैग्नीट्यूड। और ये किसके बराबर है? सी का मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये बात भी आ गई समझ में सबको? क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट पार्ट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकंड पार्ट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और थर्ड पार्ट ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। करो सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी इक्वल टू सी। चलो मेरे को फटाफट एक बार बताओ, ये सारे के सारे एंगल 60-60 डिग्री के होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री आ रहा है कुल मिला। पिछले लेक्चर में बताया था, देखो इसकी हेड और इसकी टेल जुड़ी हुई है, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों की टेल टू टेल ज्वाइन करो, देन दिस एंगल विल बी द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, दिस इज 120 डिग्री। हाँ है ना? बताई थी ये बात। तो फर्स्ट वाले का आंसर दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, बी और सी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों की हेड जॉइंट है, यहाँ पे दोनों के हेड जॉइंट है, तो यही एंगल लेना, दिस इज 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड सॉरी एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 60 डिग्री। बात समझ में आई है नहीं? भाई दोनों के हेड जॉइंट और छोटा वाला एंगल यही है। और थर्ड पार्ट एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना आएगा? एंगल बिटवीन ए एंड सी बताओ। 120 डिग्री। क्यों आएगा? 60 डिग्री आएगा, दोनों की टेल ही तो जॉइंट है, ए और सी दोनों की टेल जॉइंट है और यही एंगल है दोनों के बीच का। तो थर्ड का भी एंगल आंसर कितना है? एंगल बिटवीन ए एंड सी इज 60 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यार पिछले लेक्चर में ये बताया था दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखता है, या तो हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो। आई बात समझ में? ऐसे ही देखते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल। पक्का? बात समझ में आ गई? हेडिंग लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। क्या रिपीट करूं यार? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल अंदर के 60 डिग्री हैं, ए और बी के बीच का एंगल देखना है।
तो ए और बी के बीच का एंगल ऐसे देखेगा, ए की टेल ज्वाइन कर दे और बी की भी टेल ज्वाइन कर दे, तो ये वाला एंगल आएगा 120 डिग्री। बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, इन दोनों की तो हेड टू हेड ज्वाइंट है और छोटा वाला एंगल यही है 60 डिग्री है। और सी ये रहा, ये रहा, इनके बीच का भी छोटा वाला एंगल यही है 60 डिग्री। तो आंसर आ तो रहे, यही तो आएंगे। अभी भी नहीं बात समझ में? भाई पिछले लेक्चर में क्या बताया था, हाउ टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बताओ मेरे को अभी तक। कितनी बार बताइए ये बात कि एंगल दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये बताओ। तुम रिवाइज नहीं करते क्या घर पे बिल्कुल भी? सेकंड पार्ट भी तो ये बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, दोनों के हेड टू हेड जॉइंट है, छोटा वाला एंगल यही। अब समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया मनप्रीत? अब देखो हेडिंग लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब सुनो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। इफ दिस इज ए वेक्टर, this is b vector, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ये तो पढ़ ही चुके थे ट्रायंगल लॉ। अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को इसके पैरेलल सपोर्ट पे डिस्प्लेस कर सकते हो, तो ये बी बनेगा। और ए ऐसा कैसा इधर बना, तो ये ए ही होगा और ये बी होगा। हुआ, बस इसको उठा के इसके पैरेलल सपोर्ट पे तो लेकर आया हूं। नहीं है ये बात समझ में? ये बात समझ में आई है नहीं आई? अरे यार हर वेक्टर को उसके पैरेलल सपोर्ट पे मूव कर सकते हैं, सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो बी को उठा के यहाँ नहीं ला सकते और ए को उठा के यहाँ नहीं ले जा सकते, तो एक। अब ठीक है, अब सुनो, अब ठीक है, अब समझ, अब दिखाई दे रहा क्लियर? ये मैं बोल रहा हूँ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। बेटा वीडियो क्लियर है या नहीं है? बीच बीच में ब्लर हो रही है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है। तो ए वेक्टर को उठा के यहाँ रख सकता हूँ, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। ऐसे बी वेक्टर को उठा के सीधा का सीधा यहाँ ले जा सकता हूँ, कोई चेंज नहीं आया। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम है? ये एक पैरेललोग्राम है, आया ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर हो गया। या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर हो गया। हाँ या ना? अरे क्यों नहीं करेंगे, कर तो सकते ही हैं, सारे के सारे फ्री वेक्टर्स हैं ये। जितने भी पढ़ रहे हो सारे के सारे कैसे वेक्टर्स है? फ्री वेक्टर्स हैं, तो क्यों नहीं कर सकते डिस्प्लेस? प्रॉब्लम क्या बताओ डिस्प्लेस करने में? तो अब सुनो,
एक पैरेललोग्राम बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो देखो जब भी पैरेललोग्राम बनेगा, जब भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, को इनिशियली दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इफ दीज टू, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ एफ, ध्यान से सुनो, मैं लिखवाऊंगा भी डेफिनेशन। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स को इनिशियली, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम, represents two vector co-initially, then the diagonal from co-initial point to opposite vertex, diagonal directed from co-initial point to opposite vector represents the resultant of these two vectors। क्या कुछ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर समझ में आ गया? क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर समझ में आ गया? लिखो, लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। it states that it states that if two adjacent sides of a parallelogram, if two adjacent sides of a parallelogram, if two adjacent sides of a parallelogram represents two vectors co-initially, represents two vectors co-initially, then the diagonal directed from co-initial point, then the diagonal directed from co-initial point, then the diagonal directed from co-initial point to opposite vertex of the parallelogram, then the diagonal directed from co-initial point to opposite vertex of the parallelogram represents the resultant of the two vectors, represents the resultant of the two vectors, represents the resultant of the two vectors। फिर इसको 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 बना लो, लिख लिया सबने? अब सुनो ध्यान से, मानो जो सुन लो। If two adjacent sides of a parallelogram represents two vectors co-initially, then the diagonal directed from co-initial point to opposite vertex represents the resultant of these two vectors। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब सुनो, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होगा? और ये भी बी वेक्टर ही होगा, और ये क्या होगा? ये भी ए वेक्टर ही होगा। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ये। ऐसे ही बताओ ये वाला वेक्टर क्या होगा?
इसको x नाम दे दें एक बार। तो देखो b वेक्टर प्लस x वेक्टर किसके बराबर आएगा? a वेक्टर के बराबर आएगा। b वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर के बराबर आएगा। ये ट्रायंगल लॉ तो लग ही रहा है ना। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर, दैट इज b वेक्टर प्लस x वेक्टर शुड बी इक्वल टू a वेक्टर। तो ये बताओ x वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर आएगा या नहीं आएगा? बेटा जी समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये वाला वेक्टर क्या होगा? y वेक्टर क्या होगा? y वेक्टर किसके बराबर आएगा? a प्लस y इक्वल टू b। आया ना? तो y वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा। तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, क्या a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ना इसको। क्या a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पे आ तो रहा है a प्लस b भी वही चीज आ रही है और b प्लस a भी वही चीज आ रही है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन तो फॉलो होता है। हाँ या ना? पर क्या a वेक्टर माइनस b वेक्टर, क्या b वेक्टर माइनस a वेक्टर के बराबर होता है? क्यों? क्यों नहीं होता? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है क्या? तो क्या डायरेक्शन अलग अलग है? इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है क्या? बिल्कुल। तो इस केस के अंदर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं होती। इसलिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। बात समझ में ये नहीं? तो कॉम्यूटेटिव लॉ वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आई है जी? एक खास बात याद रखना, इसके अंदर दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम। तो एक डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। तो दूसरी डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? तो ये बात लिख लो, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम लिखो, इन ए पैरेललोग्राम if one side represents मानो जो पहले डेफिनेशन लिख लो, in a parallelogram, in a parallelogram whose two sides represents two vectors, whose two adjacent sides represent two vectors, whose two sides whose two adjacent sides represents two vectors, then one diagonal when then one diagonal length, then length of one diagonal, then length of one diagonal represents magnitude of sum of vectors,
and another diagonal represents magnitude of difference of vectors. कुछ नहीं, बस इतना ही बोला है। एक पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट करनी है, तो एक डायगोनल रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ सम और दूसरी डायगोनल रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर। अब समझ में आ गई बात? सिर्फ इसको बना लो, ये भी सफिशिएंट है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मानो जो मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ मानो जो, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर वो मैं पूछा था सर, जो डायगोनल होंगे सर वो कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे सम ऑफ वेक्टर्स वाला ये वाला डायगोनल था ना जो पिंक कलर का आपने जिससे मार्क किया था। वापस बोलना। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने पिंक वाला डायगोनल मार्क किया था मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, और जो ब्लैक वाला मार्क किया था मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, तो सर ये कोई भी हो सकता है, मतलब ब्लैक वाला मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स भी हो सकता है और पिंक वाला अब ये देख, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को इनिशियल पॉइंट से जो नहीं आ वो मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। हमारा जो ये सर 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 जो मतलब दो एडजेसेंट के बीच में होगा वो वाला करता है इंडिकेट। इनिशियल पॉइंट से जो कोइनिशियल पॉइंट से जो निकल रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सम रिप्रेजेंट करेगा, जो कोइनिशियल पॉइंट से नहीं निकल रहा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा। सर यहाँ पे एक बार रिपीट कर दो कि कोइनिशियल कौन सा होगा सर यहाँ पे? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये कोइनिशियल नहीं है दोनों वेक्टर। यस। अरे यहाँ पे ये बी वेक्टर और ये वेक्टर क्या ये कोइनिशियल है? एक का टर्मिनेट, ये क्या है? ये कोइनिशियल है ही नहीं। ये टर्मिनेट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो दो पॉइंट से इनिशिएट कर रहे हैं तो ये कोइनिशियल हो गए। यस सर। अब आगे बात समझे? यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो पता चलेगा तुम्हें। ये समझ में आ गया सबको? तो स्कूल में कई बार है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर्स भी पूछा जाता है। ठीक है, आप सुनो आगे की बात। यहां तक तो समझ में आएगा सबको? आप सुनो, क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। करो सॉल्व। इसका मतलब पहले तो ये बताओ सीधा सीधा, क्या दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर है? इसका मतलब दोनों डायगोनल की लेंथ क्या बराबर है? अरे यार ये लिखी तो रखा है ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक पेज पहले लिखवाया क्या है? ये तो लिखवाया मैंने, ये देखो क्या लिखवाया है। ए प्लस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक डायगोनल। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या दूसरी डायगोनल। तो अगर दोनों डायगोनल इक्वल है लेंथ में, इसका मतलब तो यही हुआ ना। और पूछा किसके बारे में? ए और बी के बारे में।
तो तुम देख लो, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर दोनों डायगोनल बराबर हो जाए, हाँ या ना, जिसमें दोनों डायगोनल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री है, आंसर इज 90 डिग्री। बिल्कुल। क्या इससे ये पता चलता है कि क्या ये बात सही है क्या, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड? इस इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन आएगी या नहीं आएगी? दिस इज राइट या रॉन्ग? ऑलवेज, ऑलवेज के लिए पूछ रहा हूँ कि दिस इज ऑलवेज राइट या ऑलवेज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आएगा। दूसरा क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड नहीं है याद रखना, इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी में क्या रिलेशन होगा? क्या इससे रिलेशन आएगा? क्या इससे रिलेशन आ जाएगा? किस किस को लगता है कि ये रिलेशन सही है? किस किस को लगता है ये रिलेशन सही है? जिनको लगता है वो सीधा यस सर लिख दो। नमन, बहुत बढ़िया। तो क्या इक्वल होंगे दोनों? दो डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होती है? रोम्बस में। और रोम्बस में ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होती है, हाँ या ना? तो भैया अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। तुम्हें दोनों की डायरेक्शन सेम दिखाई दे रही है? सो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्चुअल स्टेटमेंट ये है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ये राइट है। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही फंसोगे तुम। चलो तुम्हें कुछ कुछ तो समझ में आने लगी गया। अब सुनो ध्यान से, बेटा रोम्बस बनेगा तो दोनों साइड की लेंथ बराबर होगी, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, नहीं कि दोनों वेक्टर इक्वल है। दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इस केस में डायरेक्शन अलग अलग है। परपेंडिकुलर, दो डायगोनल परपेंडिकुलर होती है तब रोम्बस बनता है। मानव जो ताई बात समझ में? ठीक है, और क्वेश्चन देखो। इफ a vector plus b vector equal to c vector and a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड, इक्वल टू
c/√2. Find angle between first part A vector and B vector, second part B vector and C vector, third part A vector and C vector. करो सॉल्व. पहले ये बताइए कैसे ट्रायंगल बनेगा. कैसे ट्रायंगल बनेगा, आइडिया लगाओ कैसे ट्रायंगल बनेगा. बहुत बढ़िया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, तो सी की लेंथ कितनी है, √2 होगी. हाँ है ना. तो ये पक्की बात है, सी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है. अब a प्लस बी इक्वल टू सी, तो a प्लस बी इक्वल टू सी. और ये भी दे रखा है दोनों लेंथ इक्वल है, ए लेंथ और बी लेंथ ये दोनों इक्वल है. तो ये एंगल कितना आएगा. अरे यार अगर इसकी लेंथ 1 मानेगा, इसकी लेंथ 1 मानेगा, तो सी की लेंथ क्या हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करके √2 टाइम्स हो गई बेटा. तो ये एंगल कितना आएगा 45, और ये भी क्या आएगा 45. पहले वाले का आंसर. ए और बी के बीच का एंगल बताओ, ए और बी के बीच का एंगल बताओ. 90 डिग्री. बहुत बढ़िया. एंगल बिटवीन बी एंड सी बताओ. बहुत बढ़िया, 45 डिग्री है बी और सी. ए और सी के बीच का एंगल बताओ. 45. क्वेश्चन समझ में आ गया था अच्छी तरह से, समझ में आ गया सबको. अब सुनो एक और क्वेश्चन. इसके आगे का क्वेश्चन यही है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए एंड सी. ये दे रखा है, करो सॉल्व. करो करो सॉल्व, करो सॉल्व. खूब सारे करवा दिए, अब तुम बताओगे अब इसका आंसर. सबके आंसर अगर मैं ही बताऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे. क्या मेरे को बताना पड़ेगा क्या.
रट लो तुम अच्छी तरह से, दिमाग मत लगाना, रट लो। अरे भगवान ने दिमाग दिया है, क्या करोगे उसका? ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है। मान लो ये लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? सी की लेंथ कितनी होगी? हृदयांश बहुत बढ़िया, सी की लेंथ कितनी होगी? 7 होगी। इसका मतलब यही तो है, और क्या? तो अगर ये ए वेक्टर, अगर ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, तो ये सी लेंथ हो गई। हाँ या ना? बहुत बढ़िया हृदयांश। ऐसे क्वेश्चन से आईक्यू का पता चलता तुम्हारा। तो देखो, बेटा मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? और वीडियो? तो सुनो, देखो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसे होगा। अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ए और बी के बीच का एंगल क्या है? 0। बी और सी के बीच का एंगल क्या है? सेम ही डायरेक्शन में, 0। और ए और सी के बीच का भी एंगल क्या है? 0। 0 है सबके आंसर। अगर मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर देता, फिर बताओ मेरे को। अब बताओ क्या आएगा आंसर? क्यों नहीं बनेगी? इट इज ए ट्राइंगल विद 0 एरिया। कुलमीत किसने कहा कि ये ट्राइंगल नहीं है? ट्राइंगल का मतलब क्या? 3 साइड हो, तो 3 साइड है इसकी। इट इज ए ट्राइंगल विद 0 एरिया। ये बताओ, इसका आंसर बताओ। हाँ, तो इससे ऊपर वाले इसी क्वेश्चन की बोल रहा हूँ, तो इसका भी बनाओ, इसका जो भी आंसर बनेगा बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लोगों के आंसर आने लग गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बार भी ये ए है, ये लेंथ बी है, और ये लेंथ सी है। और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कशिश, तुम्हें अनम्यूट करता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ कशिश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर मैं आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया ना, जो ये अभी ट्रायंगल वाला, ये वाला? सर इस यस सर, तो इसमें तो राइट एंगल बना ना, और जब इसका सेकंड पार्ट थोड़ा चेंज करके तो इस दोनों में लाइंस बनी सर, मतलब ऐसे इसमें। तुम्हें ये बात बताओ, इसको देख के अंतर नहीं पता चला तुम्हें?
सर ये मैं बताऊं, मैं कहता हूँ एक ट्रायंगल बना है जिसकी दो साइड्स की लेंथ 2 और √2 है, 2√2 है। ये बताओ ऐसा ट्रायंगल बना सकती हो तुम? यस सर बन सकते हैं। कैसा बनेगा ऐसा ट्रायंगल? बना के देख लेना तुम चीज। राइट ये एंगल। राइट एंगल ही बनेगा, यस सर। इसीलिए ये बना। और मैं कह दूं ऐसा ट्रायंगल बनाओ 2, 3 और 5, ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसकी साइड्स, क्या बनेगा ये? सर ये भी 2, अगर तुम इसको 3 बना दोगे तो ये 5 थोड़ी बनेगा। बना के यस देखो। सर। यस सर। 2 और 3 ऐसे करोगे तभी जाके 5 बनेगा ना। यस सर। यस समझ में आ गई मेरी बात है? यस सर। हाँ, थैंक यू सर। इसलिए यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ये ऐसा ट्रायंगल बनता है बच्चे। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे। अब देखो, अब देखो ए और बी के बीच का एंगल क्या है? 0। बी और सी के बीच का क्या है? 180। और ए और सी के बीच का एंगल क्या है? 180। किस किस का आंसर सही आया? किस किस का आंसर सही आया? बेटा जब आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ रहा है, आप लिख दो सर मेरे को अनम्यूट करो, मैं अनम्यूट कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक? एवं बताओ तुम में से किस किस को लग रहा है कि अब तुम्हें दिमाग चलाना पड़ रहा है, रटना नहीं पड़ रहा, दिमाग चलाना पड़ रहा है? किस किस को लग रहा है ऐसा? ये पढ़ाई थोड़ी लॉजिकल है। अक्षित को लग रहा है, सौम्या को लग रहा है, नकुल को लग रहा है, नमन को लग रहा है, शिवांग, सक्षम। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि जैसे तुम 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे वैसी पढ़ाई है? ऐसा लग रहा है किसी को जैसे 9th 10th की पढ़ाई है वैसी है? इसमें थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट आएगा। मैं बोल रहा हूं तुम थोड़े से दिन पढ़ो ढंग से, फिर तुम्हें इतना इंटरेस्ट आएगा ना, सीधा लॉजिकल है, दिमाग लगाना और मजा आएगा क्वेश्चन करने में एकदम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, मानो जो तुम्हें अनम्यूट करता हूं 1 मिनट। हाँ मानो जो यस सर। सर वो पिछले केस में जो आपने बनाया था ना, उसमें मुझे एंगल समझ नहीं आया सर, वो कहाँ से आए थे 180 डिग्री वाले? ए बता, तेरा ये ए वेक्टर इधर है, ये तो सही है। यस सर। और सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अब बता इन दोनों सर वेक्टर, किसकी? सी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी आई है? देख ले यार, उन्हें किधर बनाया। यस सर। अब बता इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? सर 0। 0 कैसे है? 0 तब होता सर है 180। सर 180 सर। यस सर 180। अगर अब ऐसे गड़बड़ करेगा तब तो क्या सॉल्यूशन होगा ये बता ना। अब देख ले, बी इधर है, सी इधर है, बता इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? सर 180। ए भी इधर और बी भी इधर है, बता इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? सर 0। तो यही तो आंसर है। यस सर अब आगे। क्या नहीं आंसर बता? थैंक यू सर, आगे समझ। कोई बात नहीं, पता है क्या, तू पिछले लेक्चर देखा कर बार बार में। ठीक है, एक बार करने की जरूरत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे दिमाग डेवलप हो जाएगा और चीजें समझ में आने लग जाएंगी एकदम से। ठीक है, कोई भी ये ना समझे कि जिसको नहीं समझ में आया ना, जो लेट से समझता है, उसको ये सोचने की जरूरत नहीं वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। जिसको एक बार में समझ में आ जाता हो सकता है वो सेलेक्ट ना हो, और जिसको 10 बार में समझ में आता हो सकता है वो सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि सेलेक्ट होने के लिए बात ये है कि जिद रखनी है कि मेरे को याद रखना है और उसको रिटेन रखना है लंबे टाइम तक। याद करना और रिटेन रखना लंबे टाइम तक, वही काम आएगा। ठीक है,
बहुत से लोग हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन वो जब याद करते हैं फिर वो भूलते हैं, उसको रिवाइज करते रहते हैं और फिर वो सेलेक्ट हो जाता है। और कई होते हैं जो पहली बार में समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो रिवाइज कुछ नहीं करते, फिर 2 साल के एंड में वो सब कुछ भूल जाता है और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। आप देखो एक और क्वेश्चन, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये वेक्टर आ जाएगा इनका रिजल्ट। अब जरा मेरे को ये बताओ, एसोसिएटिव लॉ बता रहा हूं वैसे तो, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो, तो मैं इसको ऐसे आर वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी इस बात में। अलग अलग नहीं, एसोसिएट करके, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये बी और ये सी, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आर वेक्टर को, ए वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये तो एक ही चीज आ गई ना, तो ये एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एक बार इन दोनों को एसोसिएट कर लिया, एक बार इन दोनों को एसोसिएट कर लिया, तो भी चीज सेम ही आएगी, हाँ या ना। तो क्या वेक्टर सम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर सम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, समझ में आ गया, लिख लो ये बात, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर सम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। कुछ नहीं किया भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल टू आर था, इन दोनों का सम ये लिख दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आर के बराबर आ गया। इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी, तो आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, वो भी आर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहले इन दोनों को एसोसिएट करते हैं, फिर इन दोनों को एसोसिएट करते हैं, पहले ए और बी को एसोसिएट किया, फिर बी और सी को एसोसिएट किया। ये कोई यूज नहीं आएगा, बस ऐसे ही बताया कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यूज कभी नहीं आएगा। अब सुनो ध्यान से, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, हालांकि लग नहीं रहा ये रेगुलर, पर ये है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। पी क्यू आर
STU, ये नाम कर दिया मैंने सबके, ठीक है, सबकी नेमिंग सेरेमनी हो गई। इस वेक्टर को बोल रहा हूं ए वेक्टर और इस वेक्टर को बोल रहा हूं बी वेक्टर। तो आप बताओ मेरे को पी आर वेक्टर क्या होगा, मतलब पी से लेके आर जाएंगे वो वेक्टर क्या होगा, बता सकते हो ये पी आर वेक्टर क्या है? ये वेक्टर क्या होगा ए और बी की टर्म्स में बताओ। बहुत बढ़िया, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे तुम्हें बताना है, सुनते जाओ क्या क्या बताना है। आपको बताना है पी एस वेक्टर क्या होगा, पी टी वेक्टर क्या होगा, आर यू वेक्टर क्या होगा, और क्यू पी वेक्टर क्या होगा। लगाओ दिमाग लगाओ, सब ए और बी की टर्म्स में ही आएंगे, सारे के सारे ए और बी की टर्म्स में आएंगे। सोचने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ 5 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए, सोचो आराम से। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ए और बी की टर्म्स में बताना है, ए और बी की टर्म्स में। ए और बी की टर्म्स में करो, सॉल्व करो। ए और बी की टर्म्स में आना चाहिए, बिल्कुल। दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन, बस इंफॉर्मेशन यही है, दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। करो।
बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, कईयों ने बहुत अच्छा किया है। मेरे को लग रहा है जो आंसर है कुलमीत, तेरा मेरे को काफी अच्छा लग रहा है आंसर शायद। चलो ठीक है, बताता हूँ मैं। ठीक है, मैं बताऊं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद में मजे। ठीक है, एक चीज सोचो, एक रेगुलर हेक्सागन होता है, क्या सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे इन सबको अगर ऐसे जोड़ दो? क्या सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है? ये बता दो मेरे को, क्या सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल सब इक्विलेटरल है। यार जवाब तो दो, आधे से ज्यादा तो लोग ही भाग गए। ये बताओ, क्या ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री। तो क्या दोनों साइड पैरेलल होंगी? क्या ये साइड, ये और ये पैरेलल होंगी? अगर ये बी वेक्टर है तो ये लेंथ भी बी और ये लेंथ भी बी है, तो ये वेक्टर क्या बनेगा? ये बी वेक्टर है तो ट्वाइस मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर क्या बनेगा? 2b वेक्टर बनेगा। तो बेटा जी ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज 2b। किस किस का आंसर सही आ गया? ये वाला किस किस का आंसर सही आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मान लो अब आपको ये वेक्टर निकालना है, तो ये वेक्टर क्या आएगा? ये वेक्टर जो आ गया था आपका a प्लस बी, इसको बोल दो आर एस वेक्टर। तो क्या बोलोगे? a प्लस बी प्लस आर एस वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर, ये लिखोगे ना? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, ऐसे लिखोगे? हाँ है ना? तो आर एस वेक्टर क्या आ जाएगा ये बताओ मेरे को? आर एस वेक्टर क्या आ जाएगा? 2b वेक्टर माइनस a प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा? b वेक्टर माइनस a वेक्टर आ जाएगा। हाँ है ना? तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा? b वेक्टर माइनस a वेक्टर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, ये a वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या बनेगा? ये a वेक्टर है तो जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ है, बस डायरेक्शन ही उल्टी है, तो क्या ये माइनस a वेक्टर बनेगा? अब बताओ, pt वेक्टर निकल सकता है, ये वेक्टर निकल सकता है आपके पास? देखो क्या होगा, pt वेक्टर किसके बराबर आएगा? 2b माइनस ए, 2b वेक्टर और साथ में माइनस ए वेक्टर, तो pt वेक्टर किसके बराबर आएगा? 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हाँ है ना? क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? ये बताओ मेरे को, ये आर यू वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर क्या होगा? आर यू वेक्टर क्या होगा? लेंथ इसकी ट्वाइस होगी, डायरेक्शन उल्टी है, आर यू वेक्टर होगा माइनस 2a वेक्टर। बेटा ए वेक्टर की डायरेक्शन है तो ये क्या माइनस ए, और लेंथ क्या है 2 टाइम्स माइनस 2a वेक्टर, और ये क्या आ गया 2b माइनस ए। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? QT वेक्टर क्या होगा? QT वेक्टर, ये वेक्टर पता है, इसका जस्ट ट्वाइस होगा ये वाला, तो क्या आ जाएगा 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये लो, अब कोई भी हो, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे कैसे होंगे।
ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी तुम्हें? आज की क्लास कैसी लगी? जो पिछला पढ़ाया था उसी को थोड़ा और, जिसे बोलते हैं ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए, रियली में आपको लॉजिक समझ में आ जाए जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ाया क्या, व्हाट इज ए वेक्टर, व्हाट इज बी वेक्टर, व्हाट इज फ्री वेक्टर, कैसे दो के बीच के एंगल निकालते हैं, क्या ये सब समझ में आ गया तुम्हें? क्या ये पूरी लॉजिक समझ में आ गई आज जो पढ़ाया? ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। कुलमीत एक बार इसका वीडियो देख लेना, कल अपलोड हो जाएगा, नहीं आए तो फिर अगली क्लास में मैं फिर से बता दूंगा। बाय बाय।